उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सम्मानीय BL संतोष जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और हमारे साथ आए राम भाई मोकरिया जी राज्यसभा के सदस्य, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मैं आज जब उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती, जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हो, ऋषि वशिष्ठ हो, ऋषि वाल्मीकि हो, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूं, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहां उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हो, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है, और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते, और काशी में 109 सीट जीती हैं, और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र की दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत,
और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग, राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा, हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे, ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है, इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपए साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये डीएपी में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2400 रुपए में आता था, आज किसान को 1200 रुपए में मिल रहा है। यानी अगर वो 2400 2 बैग खरीदने जाना, 1 बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा और एक बार नहीं, बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए, कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था, तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना था? मिट्टी का हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड डिस्पैच हो गया है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया, हमने कभी सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा? यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए मार होती थी, लाठीचार्ज होता था, लेकिन समय पर लोगों को यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया करने के कारण जो यूरिया का ब्लैक होता था उसको बंद किया गया। आज किसान को समय पर यूरिया मिलता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। किसान के लिए कितने इंटरवेंशंस किए गए, ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करता हूं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लगती बड़ी छोटी हैं। अमेरिका का, यूरोप का, सबका इलेक्शन सोशल सिक्योरिटी पर होता है। और सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब विपदा आए तो हमारे तरफ से हमको लाभ कैसे मिल सकता है। कभी सोचा था कि साल का 12 रुपए दे करके 2 लाख रुपए का हम कवर ले सकते हैं?
कभी हमने सोचा था कि 330 रुपए देकर के हम 2 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकते हैं? कभी इन सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी? मैं चाहूंगा, देखिए, आप सिर्फ नेता नहीं हैं, आपको इन सारे तर्कों के साथ लैस होना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ब्लॉक में लोगों को प्रेरित करें। 12 रुपए कुछ नहीं होता, महीने का 1 रुपए, लेकिन अगर 1 रुपए दे करके आप 2 लाख रुपए का अपने आप को कवर करा लेते हैं तो इससे बड़ी सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? अगर 330 रुपए, जो कि साल का 1 दिन का 1 रुपए भी नहीं पड़ता, वो अगर आप दे करके अपने आप को 2 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कवर करा लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है और कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है गरीब आदमी के लिए, कितना बड़ा ये शस्त्र है उसके पास। मैं चाहूंगा कि हमारे ब्लॉक के प्रमुख, हमारे जिला परिषद के सदस्य इन बातों की चर्चा करें। अटल पेंशन योजना, इसमें 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन लगने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था की दृष्टि से हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करना है, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और इसको भी जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ये हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, अगर हम अंत्योदय की दृष्टि से देखें, हमने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, हमने कहा था एकात्म मानववाद। हम एकात्म मानववाद से चले, अंत्योदय तक पहुंचे और अंत्योदय को मोदी जी ने रूप दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के आगे चले। अब देखिए आप, ये जनधन योजना, इस जनधन योजना के तहत हमारे 40 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। इस जनधन योजना के कारण उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बने। अब मैं कई बार चर्चा करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी ने 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा कि मुझे दुख होता है कि भारतीय स्त्री को अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए गांव से बाहर निकल करके उनको सड़कों पर आना पड़ता है और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको जाना पड़ता है। ये हमारे लिए दुख की बात है। कब कहा था? 60 के दशक में। कहां कहा था? पार्लियामेंट में। बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का काम किया तो स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, यानी 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी गई, इज्जत घर दिया गया। यह महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उपकरण है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बने। आप संख्या जोड़िए, 1 करोड़ 60 लाख, यानी 1 करोड़ 60 लाख हमारी बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाती थी। महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा पैमाना है जिसको हमको समझना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में, आपके जिला में एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जहां यह स्वच्छ अभियान का मैसेज ना पहुंचे और उनके यहां इज्जत घर ना बने। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। घर घर पूछना चाहिए, भाई है यहां पर इज्जत घर बना है, टॉयलेट बना है, नहीं बना है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति को पक्के छत से हम वंचित नहीं रहने देंगे। आपका काम है कि आप पता कीजिए कि कितने लोग हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे जोड़ सकते हैं। ये हमारा काम है। आज ये सरकार है देने वाली, मोदी और योगी की सरकार है। हम लेने वाले बने और लोगों तक पहुंचाने वाले बने, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जिसको हमको पूरा करना है। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं। बहनें सवेरे 4 बजे उठ के गांव से दूर जंगलों में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करती, 6 बजे वापस लाती थी, बोझा उठा करके 40-40 किलो का, घर पर पटकती थी, चूल्हा जलाती थी, गीली लकड़ी में से निकलता हुआ धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, तब जाकर के घर वालों को 1 कप चाय पिलाती थी सुबह। यह तस्वीर थी भारत की। आज उज्ज्वला योजना के कारण 8 करोड़ घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा है और अभी इसको फिर से संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह महिला सशक्तिकरण है। आपको देखना चाहिए कि कोई गरीब, कोई वंचित, कोई पीड़ित बिना गैस के चूल्हा के आपके इलाके में नहीं रहना चाहिए। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनके बारे में पता करें।
ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको ढूंढ करके निकालें और उनको उज्ज्वला योजना का लाभ देने का काम करें। उजाला योजना, सौभाग्य योजना, अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, सौभाग्य योजना में लगभग 80 लाख घरों को बिजली मिली है और सारे देश में 2 करोड़ 62 लाख लोगों को बिजली मिली है। मैं लखनऊ के पास के गांव में गया था, उस समय आदरणीय योगी जी ने आपने ही भेजा था कि ये इस गांव को बिजली मिली है, इस गांव में एक बस्ती है उसको बिजली मिली है, आप जा करके देखिए। मैं वहां गया था, उन गरीब लोगों के बीच में मैं बैठा था, ये बिल्कुल एयरपोर्ट से साथ में सटा हुआ गांव है, वहां मैं गया। वहां मुझे गांव के लोगों ने कहा, बाबूजी फर्क आ गया है बहुत। मैंने कहा क्या फर्क आया? बोलने लगा, पहले हम इंजीनियर के पास जाते थे तो बोलते थे खंबा लाओ, बिजली का तार लाओ, आज नहीं कल आएंगे, परसों देखेंगे। और यहां आपने ये सौभाग्य योजना क्या दी कि जेई मतलब जूनियर इंजीनियर मेरे पास घूमता है कि फोन पर साइन कराओ, मेरे को शाम तक आपको बिजली देनी है, टारगेट पूरा करना है। ये फर्क आ गया। ये जमीन की बात बता रहा हूं मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता। जो जमीन पर घटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर की बात बता रहा हूं। ऐसे फर्क पड़ने की बात। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य मिला है। सारी दुनिया में आप जब भी किसी इलेक्शन का एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, कभी सुनने की और समझने की और पढ़ने की इच्छा रखती है। अमेरिका का इलेक्शन, हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। अगर यूरोप में किसी देश का इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यानी सबको हेल्थ का केयर मिले, इसकी चिंता करना ये एक उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, लेकिन आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग को 5 लाख रुपए का सालाना एक परिवार को हेल्थ कवर दिया गया है। इस बात को समझना चाहिए। 2000 से ज्यादा ऑपरेशन करने की उसमें सुविधा दी गई है। हर साल 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जय योजना, प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना जो है, वह आरोग्य योजना यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ लोगों का मतलब क्या बनता है? भारत की 40% आबादी। 50 करोड़ का मतलब क्या बनता है? सारा अमेरिका की आबादी, सारी कनाडा की आबादी और सारी मेक्सिको की आबादी। ये तीनों देशों की आबादी बना ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत, लेकिन हमारी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। अभी अगर मैं आयुष्मान भारत के बारे में कहूं तो आपके यहाँ 2 करोड़ 54 लाख बेनिफिशियरीज हैं, और उसमें से 1 करोड़ 83 लोग ने इसका बेनिफिट उठा लिया है, और कुल मिलाकर के 50 करोड़ बेनिफिशियरीज में से 1 करोड़ 83 लाख लोगों ने बेनिफिट उठा लिया है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी आयुष्मान भारत के बारे में जान करके लोगों को बताने का काम, ये एजेंडा है आपका, इसको पूरा करना हमारा जिम्मेवारी है। कोई छूट गया है तो वो कैसे जोड़ा जा सकता है, उसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। और कौन लोग हैं इसमें? रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, चपरासी, ये छोटे छोटे लोग, रैग पिकर्स, जो कूड़ेदान में से रैग्स को पिक करते हैं, वो लोग इसके लिए और ये जाति से नहीं है, ये काम से जुड़ा हुआ है। जो लोग ये काम करते हैं, बाल काटने वाले लोग, ये सब आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। इनको यह सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यह देखना हमारी जिम्मेवारी है। इसको हमको समझना चाहिए। अभी ये स्वामित्व योजना आई है, छोटी योजना नहीं है। कभी सोचा था कि कभी गांव के मकान पर कोई लोन ले सकता था? गांव में बना हुआ आपका मकान, उसकी नपाई जुताई होती थी। आज ड्रोन से उसकी नपाई जुताई हो रही है। लाखों गांव इस नाप दिए गए हैं, उनको स्वामित्व योजना मिल गया है। अब वो स्वामित्व योजना के कारण उस कार्ड को दिखा करके वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कारोबार बढ़ा सकते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात कहूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा चुके हैं और 2005 विलेज इसमें कवर हो गए हैं योगी जी की सरकार के नेतृत्व में। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से जब हमने हेल्थ की बात की और आयुष्मान भारत की बात की, तो मुझे यह भी बताने की खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में जो बचे हुए लोग हैं
8.50 लाख फैमिलीज यह भी बेनिफिशियरी योगी जी के कारण हो रही है, उसको भी हमको समझना चाहिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश के, मैं मित्रों आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन आंकड़ों को नोट करें, और मैं मीडिया वालों से विशेष करके इन बातों की चर्चा करता हूं कि मेरे आंकड़े गलत निकल जाए तो पकड़ लेना, लेकिन अगर मेरे आंकड़े सही हों तो उसको जरूर लोगों को बताना कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवा हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे रखना चाहिए। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, आपका बजट 2014 के अंदर 2 लाख करोड़ था, आज वो बढ़कर के 5.5 लाख करोड़ हो गया है। 2017 में से लेकर के अभी 5.5 करोड़ हो गया। आपकी जीडीपी 10.90 लाख करोड़ थी, आज वो बढ़ करके जीडीपी जो है वो 21.73 लाख करोड़ हो गई। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर आकर के उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। नंबर 2 पर बिजनेस करने में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे दंगों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे जाति उन्माद का प्रदेश। और मैं 1998 से स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं अपने हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता था, फैमिली प्लानिंग टॉप मोस्ट, लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट, सब कुछ। लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे काम के बाद ये बीमारी कहां से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा है। तो पता चलता था कि हमारे यहां कुछ बीमारू राज्य हैं, कुछ बीमारू राज्य हैं, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आंकड़े के साथ कह रहा हूं, चाहे IMR हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, चाहे MMR हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो हो, चाहे वो टोटल फर्टिलिटी रेट हो, ये सारे स्वास्थ्य के पैमानों में उत्तर प्रदेश बहुत तीव्र गति से अच्छे नतीजे दे रहा है, उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप देखें तो 2016-17 में आपका पर कैपिटा इनकम जो था वो 47,116 रुपए साल का था। आज आपका, और ये 2017 की बात बता रहा हूं, और आज आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो 94,495 रुपए पहुंच गया प्रति वर्ष। इस बात को हमको समझना चाहिए। यानी कहां 47,000, दुगना अपने पर कैपिटा इनकम पहुंचा दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वैक्सीनेशन से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सफल बनाए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।